हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं यूपी स्पेशल का फोर्थ लेक्चर आप लोग के समझ ले रहा हूँ। देखिए, जो यूपी स्पेशल की क्लास है ये आने वाली वैकेंसी जैसे आर ओ यूपी, यूपी पीसीएस 2024, उसके बाद बीपीओ, इन सभी एग्ज़ामों के लिए यूपी स्पेशल की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, जो भी कोई एग्ज़ाम है यूपी का, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कराते हो, चाहे यूपी पीएससी कराते हो, चाहे आपका ये जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब को जितने भी एग्ज़ाम हैं ये यूपी की, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। देखिए, अभी तक मैंने 3 लेक्चर आपको ले लिया था और 3 लेक्चर का उसको मैं रिवीजन करा दिया था। आज मैं आप लोग को 4th लेक्चर ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैं आप लोग के लिए मैप लगा दिया है, यूपी का मैप। देखिए, जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है ये आपका अलग कर दिया गया है। यूपी देखिए, ये आपका सहारनपुर, ये जो आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, फिर देखिए हापुड़, फिर मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, इटावा, औरैया, अकबरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, मऊ, महोबा, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, फिर चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, भदोही, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत। ये आपका पॉलिटिकल मैप है। इसके बाद मैं आप लोग को नीचे इसका जो आपका फिजिकल मैप है इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए, यूपी का ये है, ये जितना है यूपी का मैदान, ये देखिए पूरा गंगा का मैदान, ये पूरा ग्रीन ग्रीन है। इसका मतलब है कि ये टोटल लैंड किस तरह से, ये प्लेन लैंड है, मैदानी है। इसमें देखिए कौन कौन सी नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, गंगा नदी, अवध का मैदान, सई नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती नदी, शारदा नदी, ये सब इम्पॉर्टेंट रिवर है। फिर यहाँ से आपका देखिए आपका ये यहाँ से जो गंडक नदी है, सून नदी है, कर्मनाशा नदी, ये बिहार का क्षेत्र हो गया, ये आपका यूपी का क्षेत्र हो गया। तो जो अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लें, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेंगे तो आपको उसके साथ साथ मैपिंग के साथ साथ उसमें जब आप रिवीजन करेंगे, मार्किंग करेंगे तो आपके लिए तैयार हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड के एटलस में जो बाएं तरफ दिया है वो आपका फिजिकल दिया है और जो आपके दाहिनी तरफ दिया है पॉलिटिकल दिया है। तो आप जिस स्टेट का है उस स्टेट के बारे में आप उसमें देखते रहेंगे, मार्किंग करते रहेंगे, तो 2-3 बार करते रहेंगे, आपको पूरा की तरह उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ऑनवर्ड आपका आज से लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। देखिए क्या क्या मैंने चीज़ें लिया हैं, इस सभी चीज़ें को आने वाले लेक्चर में आपको लोग को कंप्लीट कराऊंगा। फिर आज मैं आप लोग को क्या शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें जो उत्तर प्रदेश का है, जो आपका ये देखिए भौगोलिक विभाजन जो है ये आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये यूपी का मैप जो आपको लोग को दिखा दिया, वहाँ से यूपी का मैप हो गया। ये पूरा इस तरह से यूपी का मैप नाम बुंदेलखंड एरिया, फिर ये इधर वाला जो सोनभद्र वाला एरिया है बघेलखंड का एरिया, फिर ये क्षेत्र इस तरह से आता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या बघेलखंड यूपी में पड़ता है, तो हाँ, ये पीसीएस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ का भी क्वेश्चन है। इस बघेलखंड पार्ट इज पार्ट ऑफ यूपी। तो लोगों को नाम सुनना नहीं रहता, लेकिन बुंदेलखंड का नाम तो फेमस रहता है, इससे याद है लोगों को, लेकिन बघेलखंड का नाम लोगों को नहीं याद रहता, लेकिन ये भी याद है, आपका पार्ट है ना। तो इसमें क्या क्या, भावर एवं तराई क्षेत्र, फिर गंगा यमुना का मैदान, फिर पठारी, जो आप लोग को मैप में दिखाया था, गंगा का मैदान पूरा ग्रीन एरिया ना। तो गंगा यमुना का क्षेत्र ऊपरी, जो ये भावर एवं तराई क्षेत्र कौन सा है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये भावर एवं तराई क्षेत्र है। फिर मिडिल वाला क्षेत्र जो आपका क्या है, ये मध्य वाला क्षेत्र क्या है, ये गंगा का मैदान, गंगा यमुना का उत्तरी मैदान ये। फिर ये पूर्वी मैदान, जो ये वाली लाइन जा रही है ये आपका पूर्वी मैदान हो गया। ऊपर वाली लाइन जो है एकदम नॉर्थ वाला पार्ट, ये भावर एवं तराई क्षेत्र हो गया। और नीचे वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, ये कौन कौन सा हो गया, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया चुका है। तो मैपिंग में ऊपर क्या हो गया, भावर एवं तराई प्रदेश, फिर गंगा का मैदान, फिर बुंदेलखंड का रीजन और बघेलखंड का रीजन।
फिर ये अब भावर एवं तराई प्रदेश के हैं, इसके बारे में धीरे धीरे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए भावर एवं तराई प्रदेश में क्या है, वेदरिंग। सबसे पहले वेदरिंग क्या होती है ना, देखिए वेदरिंग क्या होता है, जैसे चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो अपने स्थान पे टूट करके अपने पास कलेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। जैसे किसी भी चट्टान को अपने स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, विखंडित होना क्या कहता है, अपक्षय करा था। देखिए 3-4 चीज होता है, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन और एक होता है मास मूवमेंट। तो मैं आप लोग को, जैसे इरोजन क्या होता है, घिस कर करके वो दूर तक चले जाना। वेदरिंग क्या होता है, अपने स्थान पे टूट कर करके हो जाना, विखंडित हो जाना, यह आपका वेदरिंग है। और मास मूवमेंट क्या होता है कि जैसे ग्रेविटी के थ्रू जब कोई चीज़ लटक के, मतलब ढुढ़कते हुए ग्रेविटी के सहारे नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, और मास मूवमेंट मतलब ह्यूज अमाउंट में होती है, तो मास मूवमेंट हो गया। अब ये वेदरिंग कितने प्रकार से हो सकती है, तो ये फिजिकल पहला आता है, भौतिक, फिर केमिकल, फिर आपका बायोलॉजिकल जो होता है ये होता है। फिजिकल में कैसे कहते, कैसे कोई चीज़ टूटती फूटती है, जैसे आप रखिए कोई प्रोडक्ट रखिए या कुछ रखिए, तो देखते हैं धीरे धीरे उसका कलर डिकलर हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और विंड और रिवर वाटर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका होगा भौतिक। फिर आपका केमिकल में कार्बोनाइजेशन होता है, जल योजक होता है। फिर जैविक अपक्षय में कहता है मानव द्वारा निर्माण कार्य का पशुचारण होता है, जैसे मानव के द्वारा जो होता है वो होता है। अब देखिए मैं आप लोग को क्या कहता है, एक वेदरिंग बताया। वेदरिंग कितने प्रकार का, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होता है, भौतिक, केमिकल और बायोलॉजिकल। भौतिक में क्या कहता है, टेम्परेचर मतलब उसमें तापमान, प्रेशर मतलब दबाव, विंड मतलब हवा के द्वारा। फिर इसका सेकंड प्रोसेस था आपका कार्बोनाइजेशन, जल योजन। फिर उसका सेकंड प्रोसेस क्या होता है, मानव द्वारा निर्माण का और पशुचारण। तो ये आपका अपने स्थान पे ही टूटना कहता है वेदरिंग। आइए अपर्दन, ये कहेगा अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन में क्या होता है कि जैसे जैसे इरोजन होता चला जाता है, जब इरोजन होता है तो उसको इरोजन उसके द्वारा होता है। ये किसी चट्टान का स्थानांतरण, जैसे खींच करके टूट करके जब धीरे धीरे वो मास मूवमेंट की तरह वो दूरी तक चला जाता है तो इरोजन कहलाता है। फिर उस उद्गम, जैसे ये देखिए पर्वत है, पर्वत के द्वारा धीरे धीरे यहाँ से जब ये ग्रेविटी, जैसे ऊपर जो चीज़ रहती है उस पर हाई उसकी पोटेंशियल, इसकी एक ऊर्जा होती है। जैसे कोई चीज़ जितनी हाइट पे रहती है उसके साथ उतनी ऊर्जा रहती है, जैसे जैसे वो नीचे आई रहती है तो उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, तो उसकी ऊर्जा को परिवर्तित होने जाती है। That's all. तो जैसा कि मैं इसमें कर रहा था, अपर्दन इरोजन में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं दूर तक जाते हैं, और मास मूवमेंट में क्या करते हैं, पूरे जो है वो पूरा एक ब्लॉक के थ्रू ही ग्रेविटी के सहारे वो आगे जाते हैं। जब ये जैसे आपका होता है, जो ये जैसे आपका ये पर्वत हो गया, पर्वत जब ये यहाँ से रिवर या वाटर आएगा तो इसमें इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये एनर्जी ये ग्रेविटी के सहारे नीचे आती रहती है ना। जब ये ग्रेविटी के सहारे नीचे आती रहती है तो ये क्या काम करती है, इसका कट करते, यहाँ से इरोजन करते हुए आती है, अपर्दन करते करते आती है। तो जब अपर्दन करेगी तो किस तरह का इसका आकार बनेगा, इसका आकार बनेगा वी शेप का। जैसे कोई भी क्षेत्र हो, पहले ऊपर से काटेगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे तरफ कम कटेगा और बाहर की तरफ चौड़ा हुआ कटिंग करता चले जाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी रहती है इस तरह से काटता हुआ जाता है। अच्छा, वी शेप हो गया। अगर कमज़ोर राक्स है, अगर राक्स बहुत, जो चट्टानें अगर बहुत हार्ड हैं तो उसमें ये क्या काम करेगा, ये आपका एकदम एच टाइप का, जैसे इधर से ये बनेगा और इधर से ये बनेगा, दो वर्टिकल लाइन है, इस तरह से बनेगा। तो अब इस तरह से देखिए सिंधु का गाज, जो सिंधु का गाज है वो आपका बनेगा। जैसे ये जितनी हाइट पे रहती हैं, जितनी हाइट पे रहती है, इतना जितनी ऊंचाई पे रहती है उतनी ज़्यादा इनके अंदर ऊर्जा रहती है। जो ऊर्जा रहती है उस हिसाब से काटती रहती है। जैसे सिपकिला गाज, सिंधु गाज और दिहांग गाज, इस तरह से ये बनता है ना। अगर ये बिग साइप का हो जाता है तो कैनियन हो जाता है, और फिर उसके बाद ग्रांड कैनियन बन जाता है। फिर ये जब ये नीचे आते हैं वी शेप से, जब पानी ऊर्जा ऊपर आते हैं तो इसको बोलते हैं हेड एनर्जी, और जब नीचे आ जाती है बॉटम लेवल तो इसको बोलते हैं टेल एनर्जी। तो एनर्जी का जो होती है, ऊर्जा का फ्लो क्या होता है, हाई से लो की तरफ होता है ना,
इस तरह से होता है। अब ये आ गया, यहाँ से छोटे छोटे पानी आ गया, फिर यहाँ से संघ का निर्माण किया, फिर यहाँ पर अपना भावर आ गया। भावर के बाद ये आपका तराई का क्षेत्र बना, तराई की छाती आपका मैदानी क्षेत्र बन गया ना। अब ये देखिए, अब इसी के बारे में आपको मैं बताने जाता हूँ। भावर प्रदेश, भावर प्रदेश वो प्रदेश होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर की प्रधानता है और नदियाँ विनीत सी हो जाती हैं। यहाँ परंपरा बहुत अधिक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब पहाड़ों से लेकर के पानी आपका नीचे की तरफ आएगा तो उसके नीचे जब पहाड़ के एकदम बॉटम लेवल पे कंकड़ पत्थर बहुत होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही अंदर नदी पानी जाएगी तो यहाँ पे सब कंकड़ ही कंकड़ देखेंगे और पानी उसके नीचे हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये विलुप्त हो जाता है, पानी दिखाई नहीं देता। तो इसको कौन सा बोलते हैं, भावर प्रदेश। और जैसे ही भावर प्रदेश के बाद ये निकलती हैं, भावर रीजन के बाद निकलती हैं, तराई क्षेत्र में चलती हैं, तब जाकर के इनका रियल रूप, वास्तविक रूप दिखाई देता है। फिर जैसे ही उसके नीचे आ जाती हैं तो भावर के बाद दक्षिण में स्थित होते हैं। जो तराई प्रदेश होता है ये दक्षिण में स्थित होती हैं, ये अपने वास्तविक रूप में स्वरूप में धारण करते हैं। तो भावर में सब पत्थर 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 छोटे छोटे टुकड़े, रॉक्स के टुकड़े दिखाई देते हैं। और फिर जब तराई क्षेत्र में आती हैं तब जाकर के इनका वास्तविक रूप दिखाई देता है। उस नदी क्षेत्र में वास्तविक विकास होता है, जैसे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है पकड़ एरिया। उस एरिया से, तराई के एरिया से आपका ये पकड़ होते जाता है ना। फिर उसके बाद आगे कैचमेंट एरिया के बाद फिर भावर के बाद क्या आ जाता है, भांगर और खादर। ये तो क्या हो गया, पहले भावर, भावर के बाद तराई, तराई के बाद भांगर और खादर। देखिए, तराई के बाद से जब निकलते हैं, तराई वाला एरिया जानते हो, ये वेटी रीजन होता है, ये कम उपजाऊ वाला रीजन होता है। लेकिन उसके बाद जब नदियाँ भांगर और खादर की तरफ जाती हैं तो ये ज़्यादा वास्तविकता में ये खादर होता है। तो इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक भांगर होता है, एक खादर होता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ये कम जाऊ, इसमें छोटे छोटे सिल्ट होते हैं। जैसे देखोगे जब वाटर रहता है, वाटर जब आप कहीं पोखरे उखरे के पास देखते होंगे तब वाटर कहीं से आता है, दूर से आता है, तो छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप बिना स्लीपर रहेंगे तो आपके पैर में वो चुभने लगता है। तो वो क्या रहता है, वो पुरानी जलोढ़ रहता है। लेकिन जब और आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर नई एकदम मिट्टी की लेयर बनी रहती है, उसको बोलते हैं खादर ना। तो ये आपका हो गया भांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ होती है वो होती है आपका भांगर, और जो नई जलोढ़ होती है आपकी खादर होती है। जो खादर होती है न्यू उपजाऊ होती है। यहाँ तक एरिया, यहाँ पे पानी हमेशा लबालब भरा रहता है और उसके बाद पानी आता जाता है। यहाँ से पानी क्रॉस हो चुका रहता है तो यहाँ से एकदम सिल्ट, छोटे छोटे कंकड़ के फॉर्म में दिखाई देते हैं ना। इसी के द्वारा आप देखिए इसमें लिखा गया, जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लागे निक्षेप या गाद के रूप में बालू काप होता है। फिर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, भांगर और खादर। भांगर जो होते हैं पुराने जलोढ़ होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, जब मोटे मोटे कड़ों वाले नमकीन होते हैं। जब उसमें छोटे छोटे सिल्ट होंगे तो कैसे उपजाऊ रहेगा। और खादर एकदम उपजाऊ होते हैं, महीन कल होते हैं और नमी अधिक होती है, उपजाऊ होते हैं। ये देखिए आपका इंडिया का मैप, ये वाला जोन है अरावली रेंज हो गया, फिर राजमहल की पहाड़ी हो गई, शिलांग का रीजन हो गया। इसी के बारे में ये आपको बताया गया। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता दूँगा। जैसे जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आप पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पता चलता है कि आपकी पृथ्वी, यूनिवर्स की कैसे उत्पत्ति हुई है। तो उसको मैं अलग से मैं पढ़ाऊँगा, जियोग्राफी वाले लेक्चर में उसको बता दूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देना चाहूँ। जैसे जो एक कॉन्सेप्ट है ये पैंजिया, पैंजिया मीन्स जानते हो है होल, पूरी अर्थ जो है, पूरी अर्थ जो है एक पार्ट रहा हुआ है, एक होल पार्ट में रहा हुआ है, एक कॉन्टिनेंट में रहा हुआ है, इसी को बोलते हैं पैंजिया। और इस पैंजिया के बाहर ये वाटर बॉडी, ये दिख रहे छोटे छोटे वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं पैंथलासा। जो वाटर बॉडी होती है इसको बोलते हैं पैंथलासा, इसको महासागर मतलब बृहद महासागर। और जो पैंजिया होता है ये होल बॉडी है। इसी में जब आपका एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल सी फ्लोर थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें पता है जो पैंजिया होल बॉडी है, नीचे जब आपको पता है क्रस्ट में, जब मैं आपको अर्थ क्रस्ट मेंटल जब पढ़ेंगे, कोर पढ़ेंगे, तो कोर में अंदर आपका क्या होता है, अंदर मतलब गर्मी होती है। गर्मी की वजह से ये अंदर जब हीट ऊपर टकराएगी ज़मीन वाले पार्ट में तो कई पार्ट में टूटा, दो पार्ट में टूटा। ऊपर वाले पार्ट को गया अंगारा लैंड और उस पर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। फिर इसी के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड,
ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या आपका आया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और नीचे वाले पार्ट में आपका आया साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आया। तो क्या हो गया, पेंजिया, पेंजिया के बाद ये वाटर बॉडी पैंथलासा, पेंजिया जब टूटा 2 पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड में कौन कौन, अंगारा लैंड में कौन कौन आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना लैंड में क्या कहते हैं आपका साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया पार्ट, ये आपका ये होता है। अब देखिए ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ जो आपकी पृथ्वी है, भारत की पृथ्वी है। देखिए ये अरावली की श्रेणी, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग की पहाड़ियाँ, और ये बुंदेलखंड नीस हो गया, ये आपका बघेलखंड रेंज हो गया। तो और ये आपका ये वाला रीजन हो गया दक्षिण भारत का डेक्कन प्लेट्यू है। तो देखिए दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पहाड़ का गोंडवाना लैंड का एक टूटा हुआ खंड है। जो ये वाला पार्ट है ये एक गोंडवाना लैंड का टूटा, जब आप रीयूनियन द्वीप पढ़ेंगे तो उसमें एक गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है। गोंडवाना लैंड क्या होता है, जब आपका पेंजिया टूटा तो जो आपका साउथ वाला पार्ट बना उसमें आ गया आपका गोंडवाना लैंड। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। तो साउथ वाले पार्ट में आ गया गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया आ गया, ये सब हो गया। और जो आपका जो ये आपका वाला पार्ट है अंगारा लैंड में कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आ गया ना। अब ये आपको मतलब अरावली की पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिलांग की पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड नीस। फिर ये आपका हो गया ये चट्टानें जो हैं किस तरह से आई हैं, तो जब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से है, लेकिन ये आपको लोग को सबसे जान लीजिए। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन प्रायद्वीप। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयले का भंडार पाया जाता है। भारत में 98% गोदावरी महानदी रिवर में पता है। फिर ये आपका कौन से अपक्षय, अपर्दन और सर्वाधिक धात्विक खनिज होते हैं। इसमें लोहा, सोना, कर्नाटक, धारवाड़ की क्रम में चट्टानें पाए जाते हैं। तो कौन सा ये आर्डर है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन की प्रायद्वीप ना। फिर ये आपका हो गया जो ये चट्टान होती है, जो आपके सेडिमेंट्स बनते हैं किस प्रकार से होते हैं। आग्नेय का जो होता है इग्निशियस रॉक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जो स्टार्टिंग होती है इग्निशियस ही रॉक होती है। और मेटाफॉर्पिक मतलब क्या होता है, जो रूपांतरित चट्टानें होती है वो कौन सी रहती है, जो दबा गई हैं। इसी का जब आगे दूसरा पार्ट बनेगा तो आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें, फिर आपका रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें उसको इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटाफॉर्पिक। जब इसी को सेडिमेंट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है तो सेडिमेंट्री, और जब उसी पे हाई प्रेशर बन जाता है तो मेटाफॉर्पिक रॉक बन जाती है। तो इसमें कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फिर रूपांतरित में नीस आता है, जो मेटाफॉर्पिक है उसमें रूस आता है। फिर वेलारी नीस, बंगाल की नीस, नीलगिरी नीस और बुंदेलखंड की नीस, ये सब की क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब फिर ये देखिए दक्कन क्रम पाया जाता है। फिर अपक्षय और अपर्दन होता है, सर्वाधिक धात्विक खनिज होता है, लोहा, तांबा, कर्नाटक पाए जाते हैं ना। ये आपका हो गया, ये आपका जब मैं बताया। तो फिर ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना में उत्तर में क्या पाया जाता है, भाबर एवं तराई प्रदेश, मध्य में मैदानी भाग और दक्षिण में पठारी क्षेत्र। पठारी में कौन कौन सा आपका हो जाता है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान, मध्य में मध्य का मैदान, पूर्वी में पूर्वी का मैदान हो जाता है ना। ये आप लोग का हो गया। तो आप लोग ये सब चीज़ें इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ना। फिर मैं देखिए That's all. Thank you. Have a nice day.